आज मेरे भाई की शादी है। मेरी भाभी दुल्हन के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। भाभी को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए मैं भाभी के साथ ही कमरे तक जा रही थी। भाभी को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने बेड सजाया था। पूरे बेड पर फूलों की पत्तियां बिखरी पड़ी थी। मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी मुझे कुछ कहना चाहती है। वो आंखों ही आंखों में मुझे इशारे कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई क्योंकि भाभी और मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई दोस्ती थी। फिर भला भाभी मुझसे क्या कहना चाहती थी? आखिर वह क्यों मुझे इशारे कर रही थी? मेरी भाभी अपनी शादी की पहली रात में ही मुझे अपना कुछ राज बताना चाह रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं भाभी के पास आकर बैठ गई और मैंने मुस्कुराते हुए अपनी भाभी से पूछा, भाभी क्या बात है, आप मुझे कुछ कहना चाहती हैं? भाभी मेरी बात सुनते ही जोर जोर से रोने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। भाभी को रोता हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने कहा, भाभी आप क्यों रो रही हैं? आखिर बात क्या है? भाभी रोते रोते बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। अकेले इस कमरे में मैं मर जाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि आखिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा, भाभी आप क्यों रो रही हैं? आप डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई आपको बहुत प्यार से रखेंगे। वो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनकर भाभी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब तो मुझे भाभी के इस रूप से डर लगने लगा। फिर मैंने सोचा कि हर लड़की के जीवन में ऐसा होता है। भाई आ जाएगा तो भाभी खुद ही ठीक हो जाएगी। मैं उठकर जाने लगी लेकिन भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। मैं बदनाम हो जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरत से बोली, आपको अपमानित नहीं किया जाएगा। वो आपके पति हैं और मेरा भाई कोई जंगली जानवर नहीं है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। वो बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति है। तभी मुझे अपने भाई के कमरे में किसी और की उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने नज़र घुमाकर देखा तो मेरे पापा खड़े थे। पापा बहुत ही नफरत से भाभी को देख रहे थे। भाभी पापा से नज़रें चुराने लगी। कुछ पल के लिए भाभी और पापा की नज़रें टकराई थी तो मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी की आंखों में कई शिकायत थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे भाभी पापा को पहले से जानती है और वो आंखों ही आंखों में पापा से कुछ बातें कर रही थी। लेकिन पापा की आंखों में नफरत थी। उनकी आंखों में खून उतर आया था। भाभी की तरफ गुस्से से देखते हुए पापा बोले कि चलो बेटा, आजकल की औरतों की ये सब ड्रामा है। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि तुम कुंवारी हो और कुंवारी लड़कियों के साथ यह बातें नहीं की जाती है। पापा गुस्से से बोलते हुए मेरा हाथ पकड़कर बाहर जाने लगे। मैंने पापा को समझाते हुए कहा कि पापा, भाभी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। मैं भाभी को समझा रही थी। भाभी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो तो बस कह रही थी कि मैं उनके साथ कुछ देर कमरे में ही रुक जाऊं। लेकिन पापा मेरा हाथ खींचते हुए मुझे बाहर लेकर आए। कहने लगे, तुम बाहर चलो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। कमरे से बाहर आकर अपनी जेब में हाथ डालकर 15,000 निकाली और मेरे हाथ पर रखते हुए बोले, ये पैसे रख लो। पैसे देखकर मैं हैरत से बोली, पापा इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? पापा ने फिर 15,000 निकाला और बोले, ये लो, पूरे 30,000 अपने पास रखो। इतने सारे पैसे देखकर मैं खुशी से फूली नहीं समाई। मैं झट से पैसे हाथों में ले लिए। पापा फिर बोले, लेकिन बेटा तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं आश्चर्य से बोली, पापा आखिर ऐसी कौन सी बात है? मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। पापा बोले, बस मेरी एक बात मानना कि आज से तुम्हारी भाभी चाहे कितना भी रोए, चीखे चिल्लाए, लेकिन तुम उसके पास नहीं जाओगी, उसकी बात पर ध्यान नहीं दोगी। वो शादीशुदा औरत है, अपनी समस्या वो खुद सुलझा लेगी। तुम्हें उसकी समस्याओं में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ऐसा करो, तुम जाओ यहाँ से। पापा की बातें सुनकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया और वहाँ से जाने लगी। मैंने सोचा पापा भी मेरे साथ ही आएंगे, लेकिन यह देखकर मुझे हैरत हुई कि पापा तो वहीं खड़े थे। जाते जाते मैंने मुड़कर देखा तो पापा भाभी के कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे बहुत हैरत हुई कि मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में जा रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया और इस गुस्से में मैं मम्मी के कमरे में आ गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है मानसी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मम्मी के इतना पूछते ही मैंने सारी बातें मम्मी को बता दी कि पापा ने मुझे भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद ही भाभी के कमरे में चले गए। भला ये क्या बात हुई? मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे पर से रंग ही उड़ गया।
फिर खुद को संभाल कर बोली, कोई बात नहीं बेटा, वो ससुर हैं, अगर वो अपनी बहू के कमरे में चले भी गए तो क्या हुआ, तुम इतना मत सोचो। मैंने महसूस किया जैसे मम्मी परेशान तो है लेकिन अपनी परेशानियों को छुपा रही है। फिर मम्मी मुझसे बोली, मानसी ऐसा करो, तुम जाओ अपने कमरे में और सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मम्मी की बातों से मैं संतुष्ट नहीं हुई थी। जो बात मेरे दिल में बैठ गई थी वह निकलना इतना आसान नहीं था। आखिर पापा मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में क्यों गए? इन्हीं सोच में उलझी हुई मैं कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद मेरी आंखों में नहीं आ रही थी। भाभी का रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर भाभी इतना परेशान क्यों थी? वो इतना क्यों डर रही थी? मुझे प्यास लगी तो पानी पीने के इरादे से बाहर किचन में आई। बाहर हॉल में देखा तो भाई सोफे पर बैठे हुए थे, कुछ परेशान दिख रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। थोड़ा पास जाने पर मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू भी थे। मेरे दिल को धक्का लगा। भाई को उस वक्त भाभी के पास होना चाहिए था और भाई बाहर हॉल में बैठे हैं। इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं है। मुझे भाई से बहुत हमदर्दी हुई। मैं भाई के पास गई और भाई से पूछा, भाई आप इस वक्त बाहर क्या कर रहे हैं? आपको तो भाभी के पास होना चाहिए था। मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा और बोला, तुम भी आ गई पापा की चमची बनकर, जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल में छोड़ दो। लेकिन भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे पापा ने नहीं भेजा, मैंने तो आपको परेशान देखा इसलिए चली आई। भाई गुस्से से बोले, चली जाओ यहाँ से। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं वहाँ से पलटने ही वाली थी कि तभी भाई बोले, अच्छा सुनो, किचन से माचिस ला दो। मुझे लगा शायद भाई को सिगरेट जलानी होगी इसलिए माचिस मांग रहे हैं। मैंने किचन से माचिस लाकर भाई को दे दी, लेकिन ये क्या, भाई की हरकत से मैं दंग रह गई। भाई ने माचिस जलाई और पापा के दिए हुए उपहार को जलाने लगे। पापा ने भाई को एक बहुत ही प्यारी सी शेरवानी गिफ्ट की थी शादी में पहनने के लिए और भाई वही शेरवानी जला रहे थे। मैं एकदम हक्का बक्का रह गई। जल्दी से आगे बढ़ी और आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। आग को बुझाते बुझाते मैं बोली कि क्या कर रहे हैं? पापा ने इतने प्यार से आपको गिफ्ट दिया है और आप उसे जला रहे हैं। तभी भाई अचानक गुस्से से बोले, मानसी चली जाओ यहाँ से, मुझसे कोई भी सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है, अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। भाई का गुस्सा देखकर मैं थर थर काँपने लगी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। 5 बजे जाकर कहीं मेरी आंख लगी, लेकिन सुबह 8 बजे मेरी आंख फिर से खुल गई। बाहर आई तो देखा पापा बहुत ही संजीदगी से सोफे पर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही बोले, मैं तो अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। आखिर बहू भी तो बेटियां ही होती है। पापा के पीछे पीछे मैं भी किचन में आई तो देखा पापा सचमुच भाभी के लिए नाश्ता बना रहे थे। मुझे देखकर हैरत हुई कि पापा को भाभी की इतनी फिक्र क्यों है। मैं पापा से बोली, पापा आप भाभी के लिए नाश्ता बना रहे हैं और आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों है? मेरी बात सुनकर पापा बोले, मेरे बेटे की बीवी है, अगर मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी? तुम्हारी माँ तो वैसे ही जहर उगलती रहती है, क्या भरोसा उसका नई बहू को नाश्ता बनाकर दे या ना दे। इतने में मम्मी भी आ गई। वो कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। मुझे हैरान परेशान खड़ा देखकर और पापा को नाश्ता बनाता देखकर मुझे समझाते हुए और लड़ती हुई बोली, ऐसा करो मानसी बेटा, तुम बाहर जाकर इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। घर में सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। मुझे कोई कुछ भी नहीं बता रहा था। मेरे सर में हल्का हल्का दर्द भी होने लगा था। मैंने अपने दिमाग से सारी बातों को निकालते हुए अपने सर को झटका और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी कि तभी अपने कमरे से भाई और भाभी को निकलते हुए दिखाई दिए। भाभी ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, कोई श्रृंगार नहीं किया था। भाई का चेहरा लटका हुआ था। भाभी को देखकर मुझे धक्का लगा। नई नवीनी दुल्हन की तो कोई बात ही नहीं थी। भाभी जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। मैं कमरे में जाने की बजाय नाश्ते की टेबल पर आकर भाभी के बराबर में बैठ गई। अभी मैं पूरी तरह बैठी भी नहीं पाई थी कि तभी पापा गुस्से से बोले, मानसी मैं रात में तुम्हें क्या समझाया था कि तुम इस मामले से दूर रहना। तुमसे मैंने कहा था ना कि अपने भाभी से दूर रहना, उनके पास भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें मेरी बातों का असर नहीं होता। शरीफ लड़कियां ऐसी नहीं होती कि उनके माता पिता जो बात कहे उसे ना माने। अपने बाप की बात मानना तुम्हारा फर्ज है। पापा की बात सुनकर भाई ने बहुत ही गुस्से से पापा की तरफ देखा और बोला, पापा हम लोग इतने शरीफ भी नहीं हैं। पापा ने भाई की बात तो सुनी लेकिन उसे अनसुना कर दिया। भाभी बैठी रही और नाश्ता करती रही। अभी नाश्ता करते हुए 20 मिनट ही हुए होंगे कि तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर दरवाजे पर दस्तक का होना था कि भाभी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी
उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। दरवाजा खोलने के लिए पापा गए और पापा के पीछे पीछे भाभी भी चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने ही वाली थी कि मम्मी ने मुझे रोक लिया और बोली, तुमसे तुम्हारे पापा ने क्या कहा था कि जबरदस्ती बड़ों के बीच में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं बैठी रहो, नाश्ता करो और अपने कमरे में जाओ। पापा भैया और भाभी को बाहर गए आधे घंटे हो चुके थे, लेकिन वो सब अभी तक अंदर नहीं आए थे। पता नहीं इतनी देर तक क्या बातें हो रही थी, पता नहीं आने वाला इंसान कौन था। मम्मी चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी, जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी थोड़ी देर और गुजरा था कि तभी मुझे भाभी की जोरदार चीख सुनाई दी। मैं एकदम से उठकर बाहर की तरफ भागी कि तभी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, तुम्हें इस मामले से दूर रहना है। मैं रुआंसी हो गई, बोली, मम्मी पता नहीं भाभी को क्या हो गया, वह चीख रही है, हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। मम्मी मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस चुपचाप आंसू बहाए जा रही थी। मेरी चीखने चिल्लाने पर बस इतना बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे अपने घर को बचाना है, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। पापा ने और भाई ने बाहर से दरवाजा लगा दिया था। मैं दरवाजे को जोर जोर से पीट रही थी, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। भाभी की चीखें बहुत जोर से आने लगी थी, वो बार बार जोर जोर से चीख रही थी। लगभग 2-4 घंटे के बाद पापा ने दरवाजा खोला और वह तीनों अंदर आए। भाभी भी अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं भाभी के साथ साथ उनके कमरे में जाने लगी तो पापा गुस्से से बोले, इतनी गलत औरत के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी गुस्से से बोली, पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप भाभी को बेगैरत क्यों कह रहे हैं। पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। मैं गुस्से से बोली, इस घर में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई किसी को कुछ बताता भी नहीं है। यह कहते हुए मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मुझे और भाभी की टेंशन हो रही थी और सबसे ज़्यादा भाभी की टेंशन हो रही थी। जब घर में सब लोग इधर उधर हो गए तो मैं चुपके से दबे पाँव भाभी के कमरे की तरफ आई। मैं भाभी से मिलकर पूछना चाहती थी कि आखिर भाभी इतना चीख रही थी, सुबह हमारे घर पर कौन आया था। लेकिन जब मैंने भाभी के दरवाजे को धक्का दिया तो वो अंदर से बंद था। मैंने कई बार चुपके चुपके भाभी को आवाज़ लगाई, लेकिन भाभी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो अंदर से भाभी की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैं भाभी को दोबारा आवाज़ लगाते हुए बोली थी कि भाभी हमारी बाहरी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं बाहर का दरवाजा खोलने गई तो देखा हमारे मोहल्ले की एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर बहुत ही शातिराना मुस्कुराहट थी। मुझे देखकर बोली, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है। मैं उस औरत को अंदर ले आई और उसे सोफे पर बैठाया और मम्मी को आवाज़ लगाई। मम्मी भी उसके पास आकर बैठ गई। इधर उधर की बातें करने के बाद वो औरत बोली, सुबह तुम्हारे घर में क्या बात हुई थी, तुम्हारी बहू के चीखने की बहुत आवाज़ आ रही थी। भले ही कोई बात हुई हो, शादी को 2-3 दिन भी नहीं हुए और तुमने तमाशे शुरू कर दिए। उस औरत की बात सुनकर मम्मी बोली कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, मेरे पति का मामला है, वो खुद ही इसे सुलझा लेंगे। मम्मी की बात सुनकर वो औरत बोली, अरे ये क्या बात हुई, तुम्हारे पति का मामला कैसे हो गया, कहीं तुम्हारी बेटी का मसला तो नहीं है, तुम्हें भी इस मामले को सुलझाना चाहिए। मम्मी आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई। वो औरत भी वापस अपने घर चली गई। मैं मम्मी के पीछे पीछे आई। कमरे में आकर देखा तो मम्मी बैठी रो रही थी। मैं मम्मी के पास आई और उन्हें चुप कराने लगी। मम्मी क्या बात है, आखिर इस घर में चल क्या रहा है, कोई मुझे कुछ बताता नहीं। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, मानसी तुम अभी छोटी हो, इस मामले में इन सब से तुम्हारे पापा सब कुछ संभाल लेंगे। इतना कहकर मम्मी चादर ओढ़कर लेट गई। कुछ देर तक मम्मी के पास बैठी रही, फिर बाहर आ गई और बाहर सोफे पर आकर बैठ गई। मुझे 10 मिनट ही हुए थे कि भाभी अपने कमरे से बाहर आई और फिर मुझसे बोली, मुझे पेन और 2-4 पेपर चाहिए। मैंने उनसे कहा, पेपर और पेन का क्या करेंगे आप। मेरे पूछने पर भाभी मुझे गुस्से से घूरने लगी। मैंने चुपचाप पेन और पेपर लाकर भाभी को दे दिया। कागज और पेन उठाकर भाभी कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं भी अपने कमरे में आराम करने के इरादे से आकर लेट गई। घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। भाई शाम को ऑफिस से आए तो उनका मुंह लटका हुआ था, बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चले गए। अभी कुछ ही देर हुआ था कि तभी अचानक घर में तूफान सा आ गया। भाई के कमरे में जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन इस बार आवाज़ भाभी की नहीं बल्कि भाई की थी। मैं भागती हुई भाई के कमरे में गई तो देखा भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे और रो रहे थे। मम्मी पापा भी भाई के कमरे में आ चुके थे और भाई चीखते हुए कह रहे थे, पापा निमृत को बचा लें, वह मर जाएगी। भाई भाभी की तरफ इशारा करते हुए बोले। मैं भागकर भाभी के पास गई। भाभी ज़मीन पर पड़ी थी और उनके मुँह से खून निकल रहा था।
जिसे देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। भाई जोर जोर से चीखते हुए पापा से कह रहे थे, पापा निमृत को बचा लो, हमें इस अस्पताल लेकर जाना चाहिए। लेकिन पापा बोले, नहीं विक्रम, हम इसे अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे। इसने अपनी मौत को खुद बुलाया है, यह अपनी मौत की खुद जिम्मेदार है, इसने खुदकुशी की है, हम इसे अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे। इतना कहकर पापा ने आगे बढ़कर भाभी की खुली हुई आंखों को बंद कर दिया। भाभी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं चीख मार मार कर रो रही थी। मम्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे। भाभी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मैं एकदम बेजान सी होकर बेड पर गिर पड़ी थी। मैं भाभी को देखकर रो रही थी। भाभी का वो मासूम और दायरा बड़ा चेहरा बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। भाभी कैसे मुझे रो रो कर कह रही थी कि मेरे पास से मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। और आज सचमुच भाभी मर गई थी। सब परेशान खड़े थे। पापा के चेहरे पर गहरी खामोशी थी। तभी उन्होंने भाई से कहा, विक्रम, निमृत के घर वालों को फ़ोन कर दो कि इसे आकर ले जाए। भाई ने निमृत के घर वालों को फ़ोन किया। भाभी के घर वाले भी चले आए। गुस्से से चीखते चिल्लाते और भाई पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि हमारी बेटी को तुमने ही मारा है, हमारी इतनी सुंदर सी बेटी, और कहाँ तुम मामूली सी शक्ल सूरत के आदमी थे, तुमने ही मेरी बेटी की जान ली है, क्योंकि सभी तुम्हें कहते थे पहलू में लंगूर, और शायद इसलिए तुमने हमारी बेटी को जान से मार दिया। तुम उसको रख नहीं सकते थे तो उसको ब्याह कर लाए ही क्यों थे? हम अपनी बेटी का पोस्टमार्टम कराएंगे, पुलिस में रिपोर्ट करेंगे कि तुम हमारी बेटी के कातिल हो। भाभी के मायके वाले भाई को धमकाकर और उन पर इल्ज़ाम लगाकर जा चुके थे। पापा भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। पापा ने हम सभी को भाभी के कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम सब लोग बाहर जाकर बैठो। हम सब के बाहर जाने के बाद पापा ने अंदर से कमरा बंद किया और अंदर ही बैठ गए। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। आखिर पापा कमरे के अंदर क्यों बैठे? भाभी के मायके वाले भाभी की बॉडी ले गए थे, लेकिन पापा अंदर कमरे में बंद बैठे थे, ना बाहर आ रहे थे, ना अंदर किसी को आने दे रहे थे। कुछ देर में हमारे घर पुलिस आ गई और भाई को उठाकर ले गई। बहुत देर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने भाई को छोड़ दिया। पुलिस की टीम हमारे घर पर भी आई थी। पापा घर के किसी भी सदस्य को तो अंदर नहीं आने दे रहे थे, लेकिन पुलिस को अंदर आने दिया। पता नहीं पापा ने पुलिस से क्या कहा। कमरे में घूम घूम कर वह सारी चीज़ पुलिस को दिखा रहे थे। पुलिस सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद जा चुकी थी। मम्मी और भाई का रो रो कर बुरा हाल था। पापा भी चुपचाप से बैठे थे। आखिर मुझसे नहीं रहा गया। मैं गुस्से से फट पड़ी। तुम लोग मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो? घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अभी इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि घर के मामलों में दखल ना दूँ। मेरी भी शादी की उम्र है। मुझे भी बताओ इस घर में क्या हो रहा है। मुझे भी पूरा हक है ये सब कुछ जानने का, और आप लोग हैं कि मुझे कुछ बताते ही नहीं हैं। पापा कुछ देर तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाकर बोले, आओ मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम जानती हो मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हो रही है। तुम्हारी भाभी किसी के घर की इज्जत थी, लेकिन अब निमृत इस दुनिया से जा चुकी है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, लेकिन हमें उसका भरम रखना होगा। यह कहते कहते पापा ने एक पत्र मेरी तरफ बढ़ा दिया। पत्र हाथ में लेते ही मैं फौरन पहचान गई। यह वही कागज था जो कल रात मैंने भाभी को दिया था। मैंने कांपते हाथों से वो खत लिया और उसे पढ़ने लगी। उस खत को पलटी और पलटते हुए मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकलती जा रही थी। उस पत्र को पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आंखों के नीचे अंधेरा छाया जा रहा था। भाभी की सच्चाई जानकर हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। खत पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि भाभी उस दिन मुझे अपने साथ रहने के लिए क्यों कह रही थी। वो क्यों कह रही थी कि मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे बदनामी से बचा लो, मुझे मरने से बचा लो। और आज भाभी सचमुच मर गई थी। मैंने वो खत पापा के हाथों में पकड़ा दिया और कांपते हुए लहजे में बोली, पापा लेकिन उस इंसान का नाम तो आपने बताया ही नहीं जो इन सब के पीछे जिम्मेदार था। पापा बहुत ही उदासी से बोले, तो क्या तुम भी अपने भाई की तरह मुझे ही कसूरवार समझ रही हो? मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही। आप तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है, लेकिन कोई तो था जो इन सब का कारण बना। पापा उदासी से बोले, हाँ बेटा, जो भी इन सब का जिम्मेदार था उसे पुलिस खुद ही ढूंढ लेगी। यह हमारा काम नहीं है। हम लोग ये सब बातें कर रहे थे कि तभी भाई आए और अचानक से पापा के पैरों पर बैठ गए और रोते हुए बोले, पापा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पर शक किया। मुझे नहीं पता था निमृत ऐसी औरत है। जब उसने आप पर इल्ज़ाम लगाया तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया। निमृत ने रोते हुए मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा मुझे डराते धमकाते हैं और मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाना चाहते हैं। निमृत ने मुझे अपने करीब नहीं
आने दिया था और ना ही मुझे पति का दर्जा दिया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम मेरे करीब आए, मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश की तो तुम्हारे पापा मुझे मार डालेंगे और मेरे घर वालों को भी मार डालेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मेरे बेटे से दूर रहना। मुझे निमृत की बातों पर ना चाहते हुए भी यकीन हो गया था और इसलिए उस रात मैं बाहर परेशान घूम रहा था। मैंने आपके दिए हुए शेरवानी को भी आग लगा दी थी। मैं बहुत ज़्यादा तनाव में था, लेकिन मरते हुए निमृत ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे पापा बेगुनाह हैं, बल्कि मेरा रिश्ता तो शादी से पहले एक लड़के से था। वह मेरे साथ मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी। निमृत ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धमकाने लगा था। उसने कहा था कि अगर तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी कुछ तस्वीरें मेरे पास है, वो वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लेकिन उस दिन जब निमृत का बॉयफ्रेंड दरवाजे पर वो सब तस्वीरें दिखा कर गया था तो मुझे विश्वास हो गया था कि निमृत झूठ बोल रही है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था कि मैंने अपने पापा पर शक किया और इसलिए गुस्से में मैं निमृत पर हाथ उठाया था। पापा, आपने बहुत अच्छा किया जब पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और निमृत का लिखा हुआ वो खत भी पुलिस को दिखा दिया। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि निमृत ने सुसाइड किया है और निमृत की सुसाइड की वजह उसका बॉयफ्रेंड है। नहीं तो वह औरत तो जाते जाते भी हमें बदनाम कर जाती। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। तभी अचानक मैंने पापा से पूछा, लेकिन पापा, उस दिन आपने मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में आप क्यों चले गए थे? पापा बोले कि मैंने उस दिन निमृत को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था कि उसकी सारी तस्वीरें उसे वापस कर दो। वह अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। वह किसी से रो रो कर बातें कर रही थी। मैंने तुम्हें कमरे से इसलिए निकाला था ताकि तुम इन सब मामले से दूर रहो। मैं खुद ही निमृत से बात करके मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। मैंने निमृत से प्यार से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उल्टा वह मुझ पर गुस्सा करने लगी कि आपको शर्म नहीं आती नई नवेली बहू के कमरे में इस तरह झांकते हुए। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम मुझे अपने पापा की तरह समझ सकती हो और मुझसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हो, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं निमृत को भरोसे में लेना चाहता था, इसलिए मैं निमृत को खुश करने की कोशिश कर रहा था। सुबह उठकर मैंने उसके लिए नाश्ता भी बनाया था कि निमृत को मुझ पर भरोसा हो जाए कि मैं उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा चाहता हूँ। भाई ने हाथ जोड़कर पापा से एक बार फिर माफी मांगी। बोले, पापा मुझे माफ कर दो, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। निमृत हमारे जीवन में एक बुरे सपने की तरह आई थी जो जल्दी ही हमें सारी परेशानियों से मुक्त करके चली गई। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। भाई के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था, ना ही कोई दुख, ना ही कोई पछतावा। सच कहते हैं, जो औरत अपने पति से वफा न करे उस औरत को मर्द कभी इज्जत नहीं करता, फिर चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो और फिर चाहे कितनी ही बड़े बाप की बेटी क्यों ना हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।